एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूं आरआरबी जेईई केमिस्ट्री के साथ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 2 देखने से पहले हम लोग बात करेंगे। अभी मैंने आपको जब कुछ दिन 2 दिन पहले मैंने आपको कम्युनिटी टैब में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनके आंसर्स और उसके मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो उनके कुछ क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन क्या क्या थे, तो पहले क्वेश्चन देखिए किस तरह किए थे। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, नाभिक में होते हैं न्यूक्लियस कंटेन्स। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि नाभिक में कौन कौन से क्या हैं, जो किसी भी परमाणु के जो मूल पार्टिकल हैं, कौन कौन से ऐसे जो हैं मूल पार्टिकल यानी फंडामेंटल पार्टिकल है जो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसका आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। दैट मीन्स एवरी न्यूक्लियस मेड फ्रॉम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यानी पहले आपका जो क्वेश्चन का आंसर कि न्यूक्लियस कंटेन्स करता है, तो आप बताएंगे उसका आंसर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो इसी बार हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन आपका ये था, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और कई लोगों ने इसका सही सही जवाब दिया था और अधिकतर जो वोटिंग हुई थी वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे हुई थी, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या है। तो इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आइसोटॉप्स दिया था, आइसोमर्स दिया था और आइसोटोन्स दिया था, और एक आपका ऑप्शन था एलोट्रॉप्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एलोट्रॉप्स, ठीक है। इसको हम जानेंगे एलोट्रॉप्स के नाम से। तो इसका आंसर होगा एलोट्रॉप्स या एलोट्रोप्स, ठीक है। तो एलोट्रोप्स हैं डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे के। तो एलोट्रोप्स का मतलब ये होता है, एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब ये किसी भी जो आपके कोई भी अगर एक एटम है, यानी किससे मिलकर बने, आपको मैंने बताया था कि दोनों ही क्या है, कार्बन के स्ट्रक्चरल क्या है, यानी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है। यानी उसकी क्या है, एक ये दोनों एक उसके अपरूप हैं, कार्बन के परमाणु के अपरूप है आपके डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप्स। अगर आप एलोट्रॉप्स की बात करें तो एलोट्रॉप्स एक ऐसी योजना है जिसमें कोई एक परमाणु होता है और उसकी भिन्न भिन्न संरचनाएं होती हैं। अगर हम डायमंड की बात करें तो आप जानते होंगे डायमंड जो होता है आपका टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल, जिसे हम लोग हिंदी में चतुष्फलकी बोलते हैं। चतुष्फलकी यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज टेट्राहेड्रल वेयर ग्रेफाइट इज आपका हेक्सागोनल होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। इसका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये षष्ठभुजी होता है। क्या होता है, षष्ठभुजी। यानी एलोट्रॉप्स एक ऐसी परमाणु संरचना है, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट हैव मेड डिफरेंट क्या शेप, यानी इनके जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। देखिए मैंने बताया जैसे डायमंड इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन वेयर ग्रेफाइट इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। यानी इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो हेक्सागोनल है और इसकी टेट्राहेड्रल है। इसी कारण ये एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप्स है। बस इसमें कॉमन बात क्या है कि इन दोनों में जो यूज किया गया है वो आपका कार्बन एटम यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, कार्बन एटम। तो ये बात हो गई आपके एलोट्रॉप्स की। तो इसका बहुत लोग ने आंसर सही दिया था, तो इसका आंसर होगा एलोट्रॉप्स, ठीक।
इसी तरह हम आगे क्वेश्चन की बात करें, इसको आप नोट कर सकते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो एलोट्रॉप्स मैं आपको लिखवा भी देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि एलोट्रॉप्स आखिर होते क्या है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी कभी एग्जाम में वन लीनियर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेफाइट एंड कार्बन आर, तो आप उसमें हमेशा एलोट्रॉप्स लगाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एलोट्रॉप की डिफिनीशन लिखा दे रहा हूं, तो आप इससे क्या है क्लियर हो जाएगा आपको कि एलोट्रॉप्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं एलोट्रॉप्स। Allotrophs are different structural modification of an element atom। इसका मतलब एलोट्रॉप्स किसी भी एक तत्व के परमाणु के विभिन्न क्या है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, यानी उसकी विभिन्न क्या है बनावटी संबंधी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में बैठाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं उसकी आकृति। ठीक है, आकृति विभेद बोल सकते हैं इसको आप, उसका जो आकृति विभेद होता है मॉडिफिकेशन, आकृति भेद है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको उदाहरण अभी बता ही दिया था, डायमंड और आपका क्या ग्रेफाइट। ठीक है, दोनों कार्बन एटम से मिलकर बने हैं, लेकिन दोनों की जो क्या है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है वो डिफरेंट है। तो ये आपके होते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पर्पज से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, अगला मेरा क्वेश्चन था हाइड्रोजनेशन से, रिलेटेड था। तो इसमें हाइड्रोजनेशन मतलब होता है हाइड्रोजनीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। देखिए क्या होता है इसको बताऊंगा, थोड़ा आप समझिएगा। तो मेरा क्वेश्चन था, मैं इसको टॉपिक वाइज बताया, लेकिन इसको क्वेश्चन था बता रहा हूं, वसा का हाइड्रोजनीकरण में सहायक क्या है, उत्प्रेरक कौन सा होता है। ठीक है, विच कैटेलाइज यूज इन हाइड्रोजनेशन। ठीक है, यानी कैटेलाइज कौन सा ऐसा यूज होता है जो हाइड्रोजन, तो उसमें मैंने आंसर इसका होगा निकेल होगा। इसका आंसर जो था, कई लोग ने सही बताया था, इसका आंसर निकेल होगा। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूंगा, तो अब हाइड्रोजनेशन की बात आ गई, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी अनसेचुरेटेड कार्बन आइटम्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको हम लोग सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड वर्ड आया है, तो इसको मैं थोड़ा सिंपली बताऊंगा, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में इसको पूरा क्या है डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम जान लेते हैं आखिर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए सिंपली वर्ड में अगर बात करें, अगर हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात करें तो उसको हम सिंपली वर्ड में समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि द कैटेलाइज वी यूज इन हाइड्रोजनेशन इज निकेल। ठीक है, यानी इसका आंसर जो आपका होगा कि वह उत्प्रेरक जो वसा के हाइड्रोजनीकरण में क्या है सहायक है, वो आपका होगा आंसर निकेल होगा उसका आंसर। ठीक है, बहुत सारे उत्प्रेरक हम उसको भी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं जो वर्ड आया उसको यूज करता हूं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो कार्बन जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या होता है आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम लोग संतृप्त
कार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड का जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है आपका संतृप्त। ठीक है, इसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ वर्ड आया था तो इसलिए मैंने बताया संतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक मीन्स सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यानी ऐसे कार्बनिक कंपाउंड या ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जो क्या है सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो इसका एग्जांपल जैसे आपका है इथेन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इथेन। ठीक है, अब देखिए इथेन को अगर हम इसको बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये देखिए आपका इथेन है। ठीक है, यानी इसमें जो कार्बन आपके वो होंगे वो सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। देखिए ये है आपका आपस में ये, तो ये आपका है स्ट्रक्चर आपका किसका, इथेन का। तो यानी इथेन एक क्या है आपका सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो आप इसका एग्जांपल या इसको फॉर्मूले बेस में लिख सकते हैं C2H6। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यानी अ कार्बन कंपाउंड दैट हैव कार्बन हैव connected with a single bond, it's known as a saturated carbon compounds. Okay, यानी जहां पर कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में आबंधित होंगे, जुड़े हुए होंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं और इसको मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम लोग उसकी बात करेंगे। अभी तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग धीरे धीरे आगे बात करेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं आगे जानने के लिए कि आखिर संतृप्त असंतृप्त क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, आगे बात करें हम लोग। चलिए, अब इसी जब हमने सैचुरेटेड जान लिया तो हम लोग अब जानेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए वो क्या होता है, उसको भी देखिए आगे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। The next word is unsaturated carbonic compound. The carbonic compound that have single and triple and also double bond. Where is the unsaturated carbon? यानी एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें क्या है सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है, त्रिबंध भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी वहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एथीन है इसका एग्जांपल। जैसे हम एथीन है, तो देखिए ये होता है, इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। ये देखिए ये आपका है एथीन। तो ये आपका एग्जांपल है अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रोल नहीं रखता, लेकिन आपको बस जानना है कि आखिर अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, यू शुड नो दैट व्हाट इज अनसैचुरेटेड कार्बन एंड सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। सो नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question I asked from you at community tab is heat resistance glass is, and community tab I asked you a question, what is which type of glass is a heat resistant glass? ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट आंसर इज पायरेक्स ग्लास। इट इज राइट आंसर पायरेक्स ग्लास। ओके, तो इसका जो उत्तर था यानी आंसर था वो आपका पायरेक्स ग्लास ही होगा। बहुत लोगों ने इसको सही बताया था। ठीक है, इसको हम लोग बोरोसिलिक ग्लास भी जानते हैं। वी आल्सो नो दिस ग्लास आल्सो नोन एज बोरोसिलिक ग्लास। ओके, इसमें क्या होता है कि ये हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है। ये उच्च यानी वेरी हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, वो कर सकता है, लो मतलब अपने को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होते हैं कि जितने भी हम लोग के क्या होते हैं आपके
आपने देखा होगा जो सुई इंजेक्शन की जो एम्पुलस होते हैं, जिसमें सुई के इंजेक्शन का जो लिक्विड रखा जाता है, ठीक है, भरने के लिए, जैसे ऐसे भी जितने भी वो होते हैं, ठीक है, एपरेचर्स होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? आपके पायरेक्स ग्लास बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो हीट रेजिस्टेंट पावर होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, चिटकने नहीं पाते, चाहे उनको जितने भी टेम्परेचर दे दिया जाए वो चिटकते नहीं है, ठीक है। उनमें क्या है, ब्रेकअप, ठीक है, ब्रोकन नहीं होते वो कभी भी, ठीक है। तो ऐसे कांच को हम लोग बोलते हैं पायरेक्स ग्लास। तो यानी आपको इसका आंसर होगा हीट रेजिस्टेंट ग्लास। अब बात आएगी ग्लास की, तो इसके ग्लास के बहुत टाइप होते हैं। इसको हम लोग क्या है, आगे जब ग्लास मैंने इसमें जब आपको क्या है इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, व्हेन आई इंट्रोड्यूस द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक है, उसमें कांच एक टॉपिक था, तो उसको हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन अभी आपको इसका आंसर जानना है कि इसका आंसर क्या है, पायरेक्स ग्लास, ठीक है, जिसे हम लोग वी आल्सो नो इट बोरोसिलिक ग्लास, इसको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम लोग बोरोसिलिक ग्लास के नाम से भी क्या है जान सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। In last class we discussed about atomic number and atomic mass. So first we know that atomic number Z is equal to E is equal to P. Atomic number. We know that atomic number is equal to Z is equal to E. We symbolize atomic number as Z, and we know that every atom has same number of electrons and proton. That is why Z is equal to E is equal to P. And second one we discuss about that. Second one is atomic mass. Atomic mass. Atomic mass denoted by A. A is equal to N plus P. N plus P. हम लोग ने पिछले क्लास में बात की थी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक मास आपका होता है द्रव्यमान संख्या और आपका एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड अक्षर से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है, जिस कारण जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी लिखा जाता है। और इसको ए से डिनोट किया जाता है एटॉमिक मास को, जहां पर ए की वैल्यू ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद करते हैं आगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपको आगे काम देंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉप्स आइसोटोन्स आइसोबार्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Isoelectronic, isobars, isotones. Okay, so there are three types of atom. Every atom have three types. First, isotopes, isotones, isobars, isoelectronic. तो आखिर क्या होता है आइसोटॉप? तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आइसोटॉप्स को मतलब होता है समस्थानिक। इसे हम लोग बोल सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक, और इसे हम लोग बोल सकते हैं समभारिक, और इसे हम लोग बोल सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक या सम आयनिक, जो भी मतलब सब बोल सकते हैं इसको। तो इसके हम लोग बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स आर ऐसे आइसोटोप्स वे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या, ठीक है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल बट द
बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, यानी ऐसे एटम्स जिनके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, बट उनके न्यूट्रॉन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। तो देखिए आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, देखिए मैं बाकी इरेज कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स या समस्थानिक की। तो बात करते हैं हम लोग समस्थानिक की। देखिए जैसे मैं समस्थानिक की बात करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली इसमें क्वालिटी ये होती है कि इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं एंड डज नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन। पहली इसकी कंडीशन ये होती है आइसोटोप्स की कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड डज नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन, और इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल, जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के एटम की बात करूं, तो कार्बन के कुछ आइसो क्या है, टूब्स हैं। देखिए कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें तो इसके देखिए ये 6, ये 6, ये 6, और इनके देखिए सबके डिफरेंट होंगे आपके ये, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं इसके क्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ये आपका एटॉमिक नंबर, ये आपका होता है एटॉमिक मास। यानी अगर किसी भी, मान लीजिए हम लेट वी टेक अ एग्जांपल, इफ वी टेक एलिमेंट ए, सो जो बेस पे लिखा जाता है, विच वी राइट इन बेस, if we take 9 example and we take here 30, that means it is that atomic number. I assume that number, not a कोई एलिमेंट नहीं है, हमने assume किया, तो ये एटॉमिक नंबर को शो करता है जो बेस पे लिखा जाता है। The number we write in base is known as atomic number and the number we write in power is known as atomic mass. ये एटॉमिक मास को डिनोट करता है, यानी ये आपके क्या है, परमाणु भार को, और ये परमाणु क्रमांक को आपका क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो उसी प्रकार मैंने बताया कि कार्बन के क्या है, 3 समस्थानिक हैं। तो देख सकते हैं कि इनके क्या है, परमाणु संख्याएं या परमाणु क्रमांक आपस में बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी आइसोटोप्स या समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु उनके जो आपके एटॉमिक मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये आपका एग्जांपल है किसका, आइसोटोप्स का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको लिख सकते हैं आप, आइसोटोप्स, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। और इसी में देखिए और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो ये तीनों इसके आइसोटॉप्स हैं। क्या है, आइसोटॉप्स, ये देखिए, ठीक है। ये आप इसको भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, यानी आपको जानना है कि समस्थानिक में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इक्वल एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस। You can write as protium, deuterium, and this one is tritium. All are isotopes of hydrogen that have equal number of
इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, यू आल्सो कैन नोट डाउन दिस, इट्स प्रोटियम, इट्स ड्यूटेरियम एंड लास्ट वन इज ट्राइटियम। एंड ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव, इट्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है सबके नाम। 1H1 we know as 1H1 protium, and second one is deuterium known as deuterium, and third one is 1H3 known as tritium also, ठीक है। It is a radioactive isotopes of hydrogen. Next one is the next topic is isotones। जिसे हम सम न्यूट्रॉनिक के नाम से भी जानते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो देखिए क्या होता है। सो व्हाट इज आइसोटोन्स? There are atoms of different element having the same number of electrons। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, एलिमेंट जिनके सेम क्या होते हैं, आपके न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, ठीक है। There are element having same number of neutron known as isotones, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिफरेंट एलिमेंट की, जैसे हमने लिया एक एलिमेंट आपका कार्बन, ओके, सेकेंड वन इज नाइट्रोजन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। These are three different type of elements. First one is carbon, second one is nitrogen, third one is oxygen. So we know that the carbon is, the atomic number of carbon is 6 and its weight, its atomic mass is 14, and next one is 7 and its mass is 15 and it's 8 and it's 16. So first we find out the number of electron in every element. So element, we know that A is equal to P plus N. It is the formula of atomic mass. So how can write N? N means neutron. Number of neutrons is equal to A minus P. This is the required formula of number of neutrons. When we find out neutrons, we have to use this formula. Neutron is equal to A minus P. A means atomic mass, and P means number of protons. So first we find out the number of neutrons in carbon atom. A is equal to 14 and P is equal to 6. So N is equal to 14 minus 6. N is equal to 8. And let me check second one. N have A is equal to 15 and P is equal to 7. That means number of neutron is equal to 15 minus 7. We got also 8. Let me check third one. When we check number third, O have atomic mass of 16 and number of protons are 8. Then N is equal to 16 minus 8. We also got 8. अर्थात जब हम लोग तीनों में, अगर हम लोग जब चेक करते हैं तो तीनों में देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, बट इनके द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. In all three conditions we have note that number of electrons are same. We have got that 8. यानी हम लोग देख रहे हैं कि तीनों स्थितियों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है. तो ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट जिनके क्या होते हैं डिफरेंट क्या होते हैं एटॉमिक नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं. सो वी दैट एलिमेंट्स आल्सो नोन एज सम
न्यूट्रॉनिक और आइसोटोन्स। उनको हम लोग आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपसे कभी एग्जाम में पूछ सकता है। अगर कोई एक आपको एलिमेंट दे देगा, कहेगा here is a element have the atomic mass is that and the number of proton is that, the find out the neutrons of element। तो आप न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a माइनस p, वेयर a इक्वल टू एटॉमिक मास एंड p इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई थिंक यू हैव डन इट। तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो वी गो अहेड। द नेक्स्ट वन इज आइसोबार्स। आइसोबार्स, ओके। The next subtopic is isobar. Isobars. In Hindi we know that sambharik. These are atoms of different element having same number of atomic mass have same and different number of electrons known as isobars। ठीक है, यानी ऐसे तत्व जिनके क्या हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनकी जो क्या होती है आपके परमाणु भार, ठीक है, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे तत्व कहलाते हैं आपके समभारिक। ठीक है, these are different kind of element having same number of atomic mass but different number of proton और electron known as isobars। So हम लोग चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। So let me check some examples। Okay, तो फर्स्ट ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, द atomic number of organ is 18, potassium is 19, calcium is 20, but they have same number of atomic mass 40, 40, 40. That means we look here, argon, potassium and calcium have different number of electrons and proton. We know that it's denote electron also proton. Where is air 18, air is 19 and air 20. That means different number of electrons but same number of atomic mass, which can look here. The number of atomic mass is 40, 40, 40 in Mn3। यानी तीनों में जो है आप देख सकते हैं, चाहे आर्गन की बात करें, चाहे हम पोटेशियम की बात करें, चाहे कैल्शियम की बात करें, तीनों के क्या है, एटॉमिक मास क्या है, सेम है। ठीक है, यानी डिफरेंट इनके क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर्स और प्रोटॉन नंबर जो डिफरेंट है और एटॉमिक मास जो है इनका सेम है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आइसोबार की। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं आइसोबार्स, आप इसको नोट कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वन की, जो है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, next one is isoelectronic
Okay, isoelectronic are such type of element or molecules that have same number of electrons. Having same number of electrons is known as isoelectronic. हिंदी वाले से जान सकते हैं कि ऐसे तत्व या ऐसे अणु isoelectronic. That means the atoms having or containing same number of ions oblique molecule or electrons known as isoelectronic. ओके, हिंदी मीडियम वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें क्या होता है, जो कंटेन करते हैं, जो धारण करते हैं क्या, सेम नंबर ऑफ आयन, यानी आयंस, मॉलिक्यूल माने आपके अणु या इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे के आइसो यानी क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे O2 माइनस हो, ठीक है, और क्या है आपका Mg+2 हो, तो देखना इनके सेम कंटेनिंग आयंस है, इनके नंबर ऑफ आयंस क्या है, आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सम। भले ही इनके क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, बट इनके जो नंबर ऑफ आयंस आप देख रहे हैं वो क्या है, सेम है। तो इससे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अपना अगले टॉपिक की। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको फिर इरेज कर दूंगा। So we go with our next topic. The next topic is the next one topic is ions. Okay, ions, there are two type of ions. First one is positive and second one is negative. So there are two types of ions. That means some atoms have positively charged and some atoms are negatively charged. So we divided in two parts. First one is cation. Okay, first one is cations and second one is anion. There are two types of ions. First one is cations. So the ions having positively charge, and next one is anion, have negative charge. अर्थात आयन दो प्रकार के होते हैं और ये एटम के दो प्रकार, यानी एटम के आयंस के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। इसके आधार पर उनको एक नाम दिया गया, एक को दिया गया है कैटायन और एक का एनायन। तो कैटायन ऐसे आयंस होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक प्रकृति के होते हैं, तो उन्हें हम लोग कैटायंस कहते हैं। जैसे आप कैटायन की एग्जाम्पल की बात करें, आपका Na+, K+, जितने भी आप देख रहे हैं Mg+2, तो जितने भी ये हैं आपके कैटायंस हैं। क्या है, कैटायंस है। लेट मी नेक्स्ट इज, अगर मैं अगले की बात करूं तो ये आपका देखिए Cl-, O-, जितने भी आप ये देख रहे हैं माइनस, ये सब माइनस वाले जितने भी होंगे ये क्या होंगे, आपके निगेटिव चार्ज होंगे। तो निगेटिव चार्ज नोन एज एनायन एंड पॉजिटिव चार्ज नोन एज कैटायंस। तो देखिए अब कैटायंस और आयन बनते कैसे हैं, हाउ फॉर्म कैटायंस एंड एनायंस। So we look how cations and anions formed. First one is cation. When any atom release one electron,
that makes cation. For example, if we take atom of nitrogen, when he release one electron, it makes Na plus. When any atom losing any electrons, it makes a cation. यानी अगर कोई भी अगर क्या है परमाणु है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा तो वो क्या बनाएगा, आपका कैटायन बनाएगा, जैसे आपका Na प्लस. अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें, एनायन की बात करें, एनायन व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई एटम जब क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो आपका कहलाएगा एनायन. तो एनायन के एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, हम कहें कार्बन का एक नहीं क्लोरीन का अगर एक क्या हो एटम हो, वो क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा. व्हेन ही गेन्स देन ही मेक्स Cl प्लस. ओके, तो ये आपका Cl प्लस बना लेगा. तो यानी आपको Cl माइनस because he gaining electron. When an atom gaining electron, it's known as minus, and when he losing, that is known as positive or cation charge. Okay, I mistakenly written that Cl plus. Okay, we know that when NaCl, we know that NaCl broke down in Na plus Cl minus. Okay, we know that. That's why ये बात हुई आपकी कैटायंस और एनायंस की. ठीक है, आगे हम इसी में बात कर सकते हैं. इसको आप नोट कर लीजिए तो मैं इसके आगे बताऊं. I think you know that, so we can go to next one. Next one is arrangement of electrons in an atom. यानी किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है. ठीक है, वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो इनकी बात करें. ठीक है, तो इसके बारे में बहुत चर्चा हुई, लेकिन कुछ साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया कि ये जो जितने भी आपके अरेंजमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी लेवल पे डिपेंड करते हैं आपके. ठीक है, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं उसी के बेसिस पर जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, अरेंज होते हैं. ठीक है, ओके. और इनकी एनर्जी को बात किया गया कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर जो है डिफरेंट शेल में क्या होते हैं, कंबाइन मतलब डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो अगर इनके एनर्जी लेवल की बात करें तो इनके एनर्जी लेवल को नाम दिया गया के एल एम एन के फॉर्म में, इसको जो नाम दिया गया. और इनमें जो क्या की गई, नंबर ऑफ शेल की बात कही, उनको नाम दिया गया एन. यहाँ एन इक्वल टू 1, इसके लिए एन इक्वल टू 2, इसके लिए एन इक्वल टू 3, और इसके लिए एन इक्वल टू 4, और ऐसे ही आगे ये चलता रहा. ठीक है, ऐसे ही ये आगे कंटिन्यू करेगा. ठीक है, सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल energy. Okay, potential on the basis of potential energy of their orbit or cells. उनकी cells और orbit यानी shell की बात करें, orbit यानी जिसे हम लोग कक्षाएं बोलते हैं. ठीक है, orbit और shell, तो इसके बेसिस पे जो है इनकी क्या की गई, एनर्जी लेवल के आधार पर ही उनको क्या किया गया, बांटा गया. ठीक है, ओके. और द शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स. ओके, द शेल्स आर, दीज आर शेल्स, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, एंड फर्दर ओ एंड पी. ठीक है, वी कैन आल्सो राइट ओ एंड पी, बट व्हेन वी गॉट अ डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सो वी कैन से
1 minute. So these are arranged in orbit or shell, different type of k elements. ठीक है, तो इसमें जो होता है एक चीज नोटिस करने वाली चीज है कि इसमें जो ऑर्बिट नंबर होती है उसको है ऑर्बिट नंबर n से डिनोट की जाती है, नंबर ऑर्बिट. So we have a formula that's define that how many electrons in a orbit or shell, यानी एक में कितने रह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी हम लोग बात करेंगे. एक फॉर्मूला हुआ था इसके लिए, तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. देखिए क्या फॉर्मूला था. So we have a formula 2n square. ओके, 2n का द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल. ठीक है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं वेयर n is number orbit number. Okay, if we think about first shell, then n is equal to 1, then maximum number of electrons, 2n square means 2 into 1 square means 2, and if n is equal to 2, then 2n square is equal to 2 into 2 whole square means 8. If n is equal to 3, 2n square 2 into 3 का square, that means 18. If we talk about n is equal to 4, 2n square means 2 into 4 square means 32. That means in every shell have a limited number of electrons. In first shell maximum number of electron is 2, in second one is 8, third one is 18, and fourth one is 32. So we can write as 2, 8, 18, 32. तो यानी इसका तात्पर्य यह है कि जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है क्या होती है, फिक्स होती है, निर्धारित होती है. जब तक उनकी कक्षाएं भर नहीं जाती तब तक उनको क्या है आगे ट्रांसफर नहीं किया जाता है. जैसे 2, 8 यानी पहली शेल की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 बाई फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो पहली अगर ऑर्बिट या शेल की बात करें तो उसके लिए n की वैल्यू यहाँ 1 पुट की जाएगी, सेकंड में यहाँ 2 पुट की जाएगी. तो इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी गॉट 2, 8, 18 एंड 32. दिस आल्सो यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें इसका बहुत क्या है बहुत यूज होता है. तो उसकी बात हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो हम लोग आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा. आज हम लोग ने पढ़ा आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आयंस एंड द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर ऑर्बिट दैट मीन्स 2n स्क्वायर. In next class we discuss about elements and their symbols. The next topic is elements. We have some elements and symbols. In next class we discuss elements and their symbols. तो अगली क्लास में in next class we discuss about some elements and their symbols. Okay? तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग रोज कंप्लेन करते रहते हैं कि केमिस्ट्री या जो भी क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं आ रही, फिजिक्स हो बायो हो. तो आपको एक मैं क्लियर कर बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी जीएस जो जनरल साइंस की क्लासेस हैं वो अल्टरनेटिव डेज पे आएंगी. ओके, कभी आपको फिजिक्स भी मिल सकती है, कभी आपको केमिस्ट्री भी मिल सकती है और कभी आपको बायो मिल सकती है. तो इसके लिए आप परेशान मत होइए
और बाकी जो है आप जो मैथ की कंप्लेन कर रहे थे कि राहुल सर नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, राहुल सर भी अब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या है जुड़े रहिए और स्पीड अप के साथ बने रहिए, ठीक है। और जितने भी आरआरबी जेई से संबंधित कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे क्या है यूट्यूब चैनल से जुड़ के उसमें आपको कम्युनिटी टैब पर हमको बता सकते हैं। इसी प्रकार आगे हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।